आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधिक ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 63 और 64 के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो धारा 63 में ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिए आवंटित किया जा सकता है और धारा 64 में है आबादी स्थलों का आवंटन के संबंध में। तो साथियों हम धारा 63 की उपधाराओं के संबंध में चर्चा करेंगे और धारा 64 की भी उपधाराओं के संबंध में चर्चा करेंगे। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा, हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। अब साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 अध्याय 8। अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 63 है जिसमें प्रावधान है ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिए आवंटित किया जा सकता है। धारा 63 में प्रावधान है कि ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिए आवंटित किया जा सकता है। तो साथियों अब देखते हैं कि धारा 63 की उपधारा 1 में क्या प्रावधान है। इसमें प्रावधान है कि उप जिला अधिकारी स्वप्रेरणा से या भूमि प्रबंधक समिति के संकल्प के आधार पर धारा 64 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को आवंटन के लिए आबादी स्थलों की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित श्रेणी की भूमि चिन्हित कर सकता है। धारा 63 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि उप जिला अधिकारी यानी कि एसडीएम स्वप्रेरणा से यानी कि बिना किसी के आवेदन या प्रोत्साहन के या फिर भूमि प्रबंधक समिति के संकल्प के आधार पर यानी भूमि प्रबंधक समिति के निश्चय के आधार पर धारा 64 में विनिर्दिष्ट, जो धारा 64 में निर्देशित व्यक्तियों को आवंटन के लिए आबादी स्थलों की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित श्रेणी की भूमि चिन्हित कर सकता है। तो साथियों धारा 63 की उपधारा 1 के खंड का में यह प्रावधान है कि धारा 62 की उपधारा 2 के खंड 1 के अधीन किसी ग्राम पंचायत को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई समस्त भूमि। धारा 63 की उपधारा 1 के खंड का में प्रावधान है कि धारा 62 की उपधारा 2 के खंड 1। तो साथियों धारा 62 की उपधारा 2 के खंड 1 में यह प्रावधान है कि किसी जोत या बाग में तत्समय समाविष्ट भूमि के सिवाय यानी इसके अलावा भूमि जो खेती योग्य है अन्यथा हो, यानी कि जो खेती योग्य नहीं भी है। तो साथियों इसके अधीन किसी ग्राम पंचायत को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई समस्त भूमि को चिन्हित कर सकती है। उसके बाद साथियों देखते हैं कि धारा 63 की उपधारा 1 के खंड खा, धारा 63 की उपधारा 1 के खंड खा में प्रावधान है कि इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन ग्राम पंचायत के कब्जे में आने वाली समस्त भूमि। धारा 63 की उपधारा 1 के खंड खा में प्रावधान है कि इस संहिता के अधीन यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के किसी अन्य उपबंध के अधीन ग्राम पंचायत के कब्जे में आने वाली समस्त भूमि को चिन्हित कर सकती है। अब साथियों देखते हैं धारा 63 की उपधारा 2। धारा 63 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि इस संहिता के किसी अन्य उपबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि प्रबंधक समिति उप जिला अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित श्रेणी की भूमि को
भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए आवंटित कर सकती है। धारा 63 की उपधारा 2 में प्रावधान यह है कि इस संहिता यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के किसी अन्य उपबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए यानी उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में अंतर्विष्ट यानी समाहित किसी बात के होते हुए भी भूमि प्रबंधक समिति उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम के पूर्व अनुमोदन यानी पूर्व अनुमति से निम्नलिखित श्रेणी की भूमि को भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए आवंटित कर सकती है। तो साथियों, धारा 63 की उपधारा 2 के खंड का में प्रावधान है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई रिक्त भूमि यानी कि जो उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई भूमि है और वो रिक्त है उसे आवंटित कर सकती है। और फिर खंड खा में है यानी धारा 63 की उपधारा 2 के खंड खा में है उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन आबादी स्थलों के लिए चिन्हित कोई भूमि। खंड खा में प्रावधान है यानी कि धारा 63 की उपधारा 2 के खंड खा में प्रावधान है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन आबादी स्थलों के लिए चिन्हित कोई भूमि यानी उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन यदि कोई भूमि आबादी स्थल के लिए चिन्हित की गई है तो उसको भी आवंटित कर सकती है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 63 की उपधारा 2 के खंड ग में प्रावधान यह है कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 और भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित परिष्कार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन आबादी के लिए अर्जित कोई भूमि। धारा 63 की उपधारा 2 के खंड ग में प्रावधान है कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 यानी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 और भूमि अर्जन यानी भूमि का संग्रह करना, पुनर्वासन का मतलब फिर से बसाना और पुनर्व्यवस्थापन का मतलब है किसी वस्तु को पूर्व की स्थिति में लाना में उचित प्रतिकर यानी कि उचित मुआवजा देकर और पारदर्शिता का अधिकार और अधिनियम 1913 के उपबंधों के अधीन आबादी के लिए अर्जित कोई भूमि को भी आवंटित कर सकती है। अब साथियों देखते हैं धारा 64। धारा 64 में है आबादी स्थलों का आवंटन। जो धारा 64 है उसमें है आबादी स्थलों का आवंटन के संबंध में है। तो इसमें साथियों धारा 64 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि धारा 63 में विनिर्दिष्ट भूमि का आवंटन करने में निम्नलिखित वरीयता क्रम का अनुपालन किया जाएगा। यानी कि धारा 64 की उपधारा 1 में प्रावधान ये है धारा 63 में विनिर्दिष्ट भूमि का आवंटन करने में निम्नलिखित वरीयता क्रम का अनुपालन किया जाएगा। तो साथियों धारा 64 की उपधारा 1 के खंड का में प्रावधान है कि ग्राम सभा में रहने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों या राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित कोई कृषि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीगर। तो साथियों धारा 64 की उपधारा 1 के खंड का में प्रावधान है कि ग्राम में रहने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों या राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित कोई कृषि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीगर। उसके बाद साथियों खंड ख में रखा गया है कि यानी धारा 64 की उपधारा 1 के खंड ख में रखा गया है ग्राम सभा में रहने वाला कोई अन्य कृषि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीगर। खंड ख में प्रावधान है
कि ग्राम सभा में रहने वाला कोई अन्य श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीगर। उसके बाद साथियों देखते हैं कि धारा 64 की उपधारा 1 के खंड ग में प्रावधान है कि ग्राम सभा में रहने वाले और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों या राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति। तो साथियों धारा 64 की उपधारा 1 के खंड ग में प्रावधान है कि ग्राम सभा में रहने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों या राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति है, उसको रखा गया है। तो साथियों इसमें परंतुक दिया गया है। परंतुक में है उसी श्रेणी के अंतर्गत विधवा और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा। यानी कि उसी श्रेणी में यदि कोई विधवा है या कोई शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है तो उसको अधिमान दिया जाएगा, यानी कि उसको वरीयता दी जाएगी। यानी कि उस श्रेणी के व्यक्तियों में विधवा और विकलांग को वरीयता दी जाएगी, यानी कि उनसे बेहतर समझा जाएगा। उसके बाद साथियों देखते हैं स्पष्टीकरण। साथियों इसमें स्पष्टीकरण भी दिया गया है। तो इसमें है इस उपधारा के प्रयोजन के लिए खंड 1 में है अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा यानी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है। स्पष्टीकरण में इस प्रयोजन के लिए खंड 1 में प्रावधान है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग से है। उसके बाद साथियों देखते हैं खंड 2 में है स्पष्टीकरण के खंड 2 में है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाए। खंड 2 में प्रावधान ये है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाए। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 64 की उपधारा 2। धारा 64 की उपधारा 2 में प्रावधान यह है कि इस धारा के अधीन आवंटन करने में ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा जिसके पास उसके परिवार की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए या तो कोई भवन न हो या आवास अपर्याप्त हो। धारा 64 की उपधारा 2 में प्रावधान यह है कि इस धारा के अधीन आवंटन करने में यानी कि इस धारा के अधीन आवंटन करने में ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा यानी कि वरीयता दी जाएगी कि जिसके पास उसके परिवार की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यानी देखते हुए या तो कोई भवन न हो यानी उसके पास कोई भवन न हो, मकान न हो, या फिर आवास अपर्याप्त हो, जो मकान है जो आवास है वो अपर्याप्त हो, उसके परिवार का बसर करने भर के लिए नहीं है तो उसको अधिमान दिया जाएगा, उसको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 64 की उपधारा 3। धारा 64 की उपधारा 3 में प्रावधान यह है कि इस धारा के अधीन आवंटित प्रत्येक भूमि को आवंटी द्वारा ऐसे निबंधन और शर्तों पर आधारित किया जाएगा जो विहित की जाएं। धारा 64 की उपधारा 3 में प्रावधान यह है कि इस धारा के अधीन आवंटित प्रत्येक भूमि को यानी इस धारा के अधीन जो भूमि आवंटित की जाएगी आवंटी द्वारा ऐसे निबंधन
यानी कि जो आवंटी है, जिसके पक्ष में आवंटन किया जाएगा, उसको ऐसे निबंधन और शर्तों पर आधारित किया जाएगा जो विहित की जाए, यानी कि जो लागू की जाए। उसके बाद साथियों देखते हैं कि परंतुक है। परंतुक में यह है कि परंतु यह है कि यदि आवंटी विवाहित व्यक्ति है और उसकी पत्नी जीवित है तो वह इस प्रकार आवंटित भूमि में बराबर हिस्से की सह आवंटी होगी। इसमें परंतुक दिया है, उसमें प्रावधान ये है कि यदि आवंटी यानी जिसके पक्ष में आवंटन किया जा रहा है वो व्यक्ति विवाहित है और उसकी पत्नी जीवित है तो वह इस प्रकार आवंटित भूमि, जो भूमि आवंटित की जा रही है उस भूमि में बराबर की हिस्से की सह आवंटी होगी, यानी सहभागीदार होगी। तो साथियों धारा 63 और धारा 64 को समझने के लिए, यानी कि धारा 63 और 64 के संबंध में नियम 61, 62, 63 और 64 को समझना जरूरी है। कहने का मतलब है कि धारा 63 और 64 को समझने के लिए नियम 61 यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 61, 62, 63 और 64 को समझना बहुत जरूरी है। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 63 और 64 के संबंध में चर्चा किया। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।